This conference will now be recorded. अस्सलाम गाइस, दिस इज आमिर एंड गुड इवनिंग। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। सो हम लोग आज की डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्लास नहीं हो पाई, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला नासिर के चार्ट चेक करते हैं। सो इनकी जो इन्होंने ट्रेड भेजी, आप मैक्सिमम जो है 3 ट्रेड भेजिए करें, मैक्सिमम बल्कि 4 ट्रेड भेजे, मिनिमम आप लाजमी 2 ट्रेड्स भेजा करें, ठीक है। अगर एक भी कभी कभार हो जाए तो वो मसला कोई नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लेवल्स हैं, सो लेवल्स इनके बेहतर हैं। उसके बाद आप कंप्लीट जहाँ यहाँ पे देखें, ठीक है, टाइम आ रहा है इनका, वो टाइम आ रहा है। उसके बाद H1 के जो चार्ट्स हैं, सो कल मैं इस चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहा था। मैं थोड़ा सा अगेन रिपीट कर दूं कि जो हमारी ट्रेड जो है ना, वो ट्रेड कहाँ से हमें करनी है, उसकी जो रूल्स है, उसके जो रेगुलेशंस है, हमें वो समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलोगे तो आपको फायदा देगा। अगर आप इसको बिजनेस के प्रोसेस से नहीं गुजारोगे, बिजनेस की तरह नहीं करोगे, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसमें लॉसेज होते हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उसको ना स्टार्ट किया जाए, उसके साथ उसके प्रॉपर एसओपीज को फॉलो ना किया जाए। हमारी ट्रेडिंग का रूल क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी का रूल क्या है? जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिचर्ड डेमल वाइकोफ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस है, हमने उन्हीं को फॉलो करना है। अगर हम उन्हीं की रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ट्रेड्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा आएंगी, लॉसेस में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। ट्रेड की क्वालिटी क्या है? नंबर 1 के बाय के एक फिक्स क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। बाय की ट्रेड के लिए, बाय की ट्रेड के लिए आपको हमेशा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करवाना है। यह है रूल नंबर फर्स्ट। ये रूल नंबर फर्स्ट सपोर्टेड है तो देन सेकंड रूल इसका लो वॉल्यूम पुल बैक है। ये 2 रूल हैं सिंपल बाय के ट्रेड सेटअप के। इसके अलावा आपने एंट्री सिग्नल लेना है और आपने इसको यहां से ट्रेड को फाइंड आउट कर देना, या ट्रेड को एक्टिवेट कर देना, या एग्जीक्यूट कर देना। ये रूल है बाय का, ठीक है। तो हमने इस रूल को पूरा करना है। अगर कोई रेजिस्टेंस, अगर कोई चर्निंग कंसोलिडेशन एरिया है, मार्केट उसमें कंसोलिडेशन कर रही है, तो हमने इन हाइज को, ये जो हाइज हैं, हमने इनको ब्रेक करवाना है। उसके बाद हमने लो वॉल्यूम पुल बैक देखना है। फर्स्ट क्राइटेरिया है एब्जॉर्प्शन के रेजिस्टेंस को लगेगा, इन रेजिस्टेंस को जाकर लगेगा, तब हमने लो वॉल्यूम पुल बैक देखकर यहां से ट्रेड करना है। ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अब देखें कि रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था दिस, ये रेजिस्टेंस लेवल था। सपोर्ट एरिया become a resistance, become a resistance, support area become a support and again resistance। ये यहां से ब्रेक होता, देन हम लोगों ने यहां से बाय साइड की एक्टिविटी को अप्रोच करना था। नंबर 1। नंबर 2, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। ये है रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया। ये बिकम अ सपोर्ट, फ्यूचर में जाके यही रेजिस्टेंस बना। तो हमारे लिए बहुत अहम है कि हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मैं आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 आपकी क्लास के एंड पे लूंगा। तो हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो, कोई डेली का या H4 का कोई ऐसा क्राइटेरिया रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो, यहां से शॉर्ट है। ये देख रहे हैं, ये पूरा एक क्राइटेरिया रेजिस्टेंस, ठीक है।
ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड के जो एसओपीज थे वो फॉलो तो हुए, बट राइट एसओपीज ये वाले हैं रेजिस्टेंस एरिया के, हमने इनको फॉलो करना है, ठीक है। सो अप्रिशिएटेड, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जो आपने काम किया है उसके ऊपर, बट हमने इस तरह के ट्रेड सेटअप को अवॉइड करना है। डेमो ट्रेडिंग में चल जाते हैं, बट लाइव ट्रेडिंग में ऐसे काम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती। हमने फिक्स रूल्स हैं जो उसके साथ, लेकिन अदरवाइज आपके लेवल्स बहुत ही अच्छे मार्क किए हैं। अब हम लोग ये चार्ट चेक करते हैं। सो अब देखो कि आपने इसके अंदर की एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसके बाद यस। अब ये देखें एज ए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एब्जॉर्प्शन लगा, लो वॉल्यूम पुल बैक आ रहा है, ठीक है आ रहा है, बट जब प्राइस जिस कंसेंट एरिया को ब्रेक किया हो, एब्जॉर्प्शन बार ने जिस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक किया हो, उसके बाद प्राइस अगेन अगर उस कंसोलिडेशन एरिया में एंटर हो जाती है, हम लोग बाय के बने बनाए सेटअप को फेल कर देंगे कि ये बाय का सेटअप फेल हो गया। अगर ये बाय का सेटअप रहता तो प्राइसेस इस लेवल तक अप्रोच करती, दैट्स इट। ये यहां से उठते एंड देन मूव करते, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखो तो ये अपथ्रस्ट का लगना, ये मुझे बता रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन एरिया ये इस ट्रेड को वर्कआउट नहीं होने देगा। ये एक कंसोलिडेशन एरिया ये भी ट्रेड को चलने नहीं देगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं डेमो ट्रेडिंग के अंदर, डेमो के अंदर आपकी जो फिल्चिंग की जाती है वो की जाती है कि आपको किस तरह से ट्रेड लेनी है, एग्जीक्यूट करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ट्रेड करने का, उसके बाद मजीद फिल्चिंग के उसके बाद होता है कि ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझ आया, उसके बाद फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड को हमने मैनेज करना होता है, ठीक है। सो ये चीजें इस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं एंड उसके बाद हम लोग जीबीबी यूएसडी को चेक करते हैं कि जीबीबी यूएसडी के अंदर किस तरह से आपने रूल्स को फॉलो किया है। सो लेवल बहुत ही आपने अच्छे मार्क किए हैं। H4 की बात करें सो H4 के अंदर एक आपने अपथ्रस्ट की एक्टिविटी देखी है, उसके बाद अगर उसके बाद हम लोग H1 में आए तो आप ये देखें कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। ये लेवल ब्रेक हुआ, प्लस ये कंसोलिडेशन एरिया था जिसकी वजह से उसे सप्लाई फेस करने को मिली। मार्केट ने एक पुल बैक मारा, ठीक है, और आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इस अपथ्रस्ट के बाद आपने आई थिंक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तो ये आपकी ट्रेड एक्सेप्टेबल है उस स्ट्रेटजी के डायनामिक के हिसाब से, ठीक है। गुड लक, बहुत अच्छा आपने इसको प्रोचेबल किया। एनजेड जेपीवाई की हम लोग ट्रेड को देखते हैं तो एनजेड के लेवल्स को चेक करें तो लेवल्स डेली के बहुत अच्छे मार्क किए हैं। H4 की बात करें तो H4 के अंदर बिल्कुल
एसओपीस के हिसाब से इन्होंने कंसोलिडेशन एरिया मार्क किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया, उसके बाद कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी के रूल्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट दिया, ये एक अपथ्रस्ट है, उसके बाद दिस इज अ नो डिमांड बार। दोनों तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता था, आपने जो ट्रेड की बिल्कुल ठीक है। नो डिमांड बार का लो मार्क था, यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे, अपथ्रस्ट आ गया तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल ये परफेक्ट ट्रेड है, परफेक्ट ट्रेड है ये वाली आपकी, ठीक है। अच्छा जी, सो ये आपकी ट्रेड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और आपने इसको बिल्कुल सही से आपने इसको प्ले आउट किया है। उसके बाद हम लोग चार्ट चेक करते हैं। अब ये किन के चार्ट थे, आई थिंक हम लोग अब्दुल्ला नासिर के चार्ट चेक करते हैं, आई थिंक ये वही वाले थे मेरे ख्याल से। अच्छा जी, उसके बाद अब्दुल्ला नासिर के चार्ट हो गए। हम लोग मोहम्मद हमजा के चार्ट देखते हैं। सो मोहम्मद हमजा, आप लोग अपना फोल्डर पे नाम लाजमी लिख के सेंड किया करें ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये फोल्डर किन का है। अच्छा जी, जीबीबी जेपीवाई, देखिए मैंने आप सब लोगों से स्टूडेंट्स को एक लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने डेली H4 H1 M30 15 5 तक चार्ट्स ले आने हैं, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया फिल नहीं होगा तो मैं कैसे आप लोगों को आपकी गलती बताऊंगा। डेली के लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो H4 के चार्ट की, अब इसमें H1 नहीं है, M30 नहीं है, M5 नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा। अब यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुई है अब ये देखें कि मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता। अब मैं इस M15 के वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ये मुझे बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, ट्रेड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि ट्रेड्स किस तरह से वर्कआउट किया होगा। डेली H4 H1 और अगेन M30 इसमें मिस है। डेली के लेवल्स आपने मार्क किए हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं H4 के चार्ट्स को सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं H1 के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ से अपने सेल की ट्रेड की है। अब मैं जाता हूँ H1 में। अब देखते हैं क्राइटेरिया कि H1 का क्या क्राइटेरिया आपने लिया है सेल की ट्रेड्स का। एसओपीज आपने कितने फॉलो किए हैं? 9। डेली का लेवल है, यहां से ट्रेड आपकी है, ये एक प्रॉपर कंसेशन, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया हुआ है। मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाए, जैसा बैकग्राउंड वैसा फोरग्राउंड, पुल बैक करे, यहां से साइन ऑफ वीकनेस, देन शॉर्ट। यहां से आप ट्रेड नहीं कर सकते। जो मैंने आप लोग को ट्रेड की स्ट्रेटेजी के एसओपी बताए थे, ये उस एसओपी पर ट्रेड उतर नहीं रही। ये डेमो पे ट्रेड करना इट इज वेरी इजी, बट रियल पर जब चीजें चलती हैं तो हर चीज फिर आपको, अगर डेमो में वो चीजें सही तरह से काम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी जाके आगे आप रियल में करते हो। अगर लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए तो आप तो एवरी टाइम मार खाओगे। 90% ट्रेडर इसलिए तो पैसा लूज करते हैं कि वो पैसा डालकर रियल मार्केट में जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा बैकग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी की जाती है।
अच्छा, लेवल्स आपने सही मार्क किए हैं। उसके बाद H4 का चार्ट चेक करें तो H4 के चार्ट में आपने क्या देखा है? H4 के चार्ट में एक कंसोलिडेशन आपने देखी है और ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड ने तो लास्ट 2 वीक से बहुत ज्यादा एक्टिविटी कंसोलिडेशन में चल रही है। सो अगर आप देखो तो आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार, अब ये लो भी साथ करो, ये सारी एक्टिविटी मार्केट ने कंसोलिडेशन कर रही है। वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसोलिडेशन में कभी भी उसको नहीं माना जाता। वाइड स्प्रेड डाउन बार का मतलब होता है कि वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट, जिसने पास्ट के सपोर्ट को ब्रेक किया हो, जिसने जिसने पास्ट के सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया हो, इसको बोला जाता है। अब ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, ये अगर आप इसको देखो तो मार्केट तो ये अभी पूरी एसएल हंटिंग कर रही है। ये आपको ट्रैप करवाया गया था मार्केट में, ठीक है। वाइड स्प्रेड डाउन बार थी इसकी, ये वाइड स्प्रेड डाउन बार एंड पुल बैक, यहां से आपका शॉर्ट था, ठीक है। कंसोलिडेशन में अगर कोई एब्जॉर्प्शन बार लगती है, नॉट बी एक्सेप्टेबल। कंसोलिडेशन में आने वाला साइन कंसोलिडेशन में दरमियान में आने वाला साइन बिल्कुल भी प्रेफर नहीं है किया जाता, ठीक है। हम उसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। बट आपने एफर्ट किया, एफर्ट आपने बहुत अच्छी की है, और इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते जिस तरह की मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप वैसी मेरे पास ट्रेड हमजा करके लेके आओगे, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग चार्ट चेक करते हैं हारून के। सो हारून के देखते हैं चार्ट उन्होंने कैसे। आप लोग मैक्सिमम सिर्फ 4 ट्रेड्स भेजा करें। अब मैं इसमें से 4 ट्रेड चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें, हारून ने एच डेली का, H4 का, H1 का, M30 15 5, ये इस तरह से आपने 1 डेली डे 1, 2 H4, 3 H1, 4 M30, 5 M15, 6 M5, इस तरह से आपने चार्ट्स भेजने हैं, ठीक है। सो लेवल्स आपने बिल्कुल ठीक मार्क किए हैं। एंड अगेन हम लोग बात करें तो अगले चार्ट की H4 की, तो H4 में यस, ये दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया, ठीक है। अब हम लोग मजीद क्लैरिटी लेने के लिए H1 में जाते हैं। अब H1 में पिक्चर जाके और भी क्लियर होगी कि क्या परफॉर्मेंस की गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैड की आई थिंक ट्रेड बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जिस तरह से पीछे एक्टिविटी दिखाई गई है, तो मार्केट जो है ना वो आपको अगर खासतौर पर जो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, और फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है फ्रॉम स्मार्ट मनी। दिस इज द वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट विद क्लाइमेटिक एक्शन बार अल्ट्रा हाई को अप्रोच कर चुकी है। जब मार्केट इस तरह से किसी सपोर्ट पर आके एक्टिविटी परफॉर्म करे, किसी सपोर्ट पर आकर ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे और उसके लो पे अगर शेकआउट की एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, तो इसकी 80% टू 85% प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि मार्केट अब रिवर्स जाएगी इस तरह से, ठीक है। रिची डीमेल वाइकोफ सर का एक कोट है, मैं आपको बताता हूँ। वो कहा करते थे कि मार्केट डज नॉट लाइक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ऑन अ डाउन बार्स। मार्केट कभी भी डाउन बार पर कभी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पसंद नहीं करती। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार विद सपोर्ट लेवल पर आकर लग गया है और पिछले 10 15 20 25 बार वॉल्यूम से बड़ा है, मैक्सिमम 25 बार के वॉल्यूम से बड़ा है, तो इसकी रीजन होती है कि मार्केट रिवर्स की एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। लेवल
जब भी ब्रेक किया जाता है, इसकी मैं आपको बहुत सादा से एग्जांपल दूंगा कि आप अपने घर से निकले हो एक कल्टस गाड़ी पे और 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा कीचड़ का एरिया है, बहुत ज्यादा। अब ये डिस्टेंस है, आपको पता है कि यहाँ पर कीचड़ का एरिया, आपकी कोशिश होगी कि आप अगर गाड़ी को आराम आराम से 30-40 की स्पीड पर लेके जा रहे हो तो 100% चांसेस है कि आपकी गाड़ी इस कीचड़ के एरिया में फंस जाएगी। अगर आपने गाड़ी का एक्सीलेटर ज्यादा पुश कर दिया, स्पीड को आपने 70 to 80 पर ले गए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी एकदम से इस कीचड़ के एरिया से गुजर जाएगी। इस कीचड़ वाले एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया। जब भी बड़े प्लेयर्स को कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करवाना होता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल्स होती है और उनके लिए ये कीचड़ वाला एरिया ब्रेक करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। अगर उन्होंने किसी रेजिस्टेंस पर आकर इस तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं किया तो आप समझ जाना कि समथिंग इज रॉन्ग। प्राइजेस ट्रैप कर रही हैं, ऊपर जाने के लिए एकदम से एसएल हंटिंग होगी और उसके बाद फिर प्राइजेस आपके अगेंस्ट जाएंगी। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन इसको लगना चाहिए था इस तरह से, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन लगना चाहिए था या सिंगल बार का एब्जॉर्प्शन लगना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं लगता नजर आया। ये देखें, अब ये ऐसे तो नहीं ब्रेक होता ना, अब ये प्राइजेस का लो टू लो बनना, उसके बाद क्लोज टू क्लोज होना, ये बता रहे थे कि समथिंग इज रॉन्ग। उसके बाद प्राइजेस ने इस बार पर एक्सीलेटर दबाया, इस बार ने एक्सीलेटर दबा के हमें बताया कि यस अब ये लेवल्स को ब्रेक किया गया। उसके बाद प्राइजेस पुल बैक हुआ, लो वॉल्यूम एंड देन फॉर बाय साइड। दिस इज द एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। अगर ये ना लगता, अगर ये बार की एक्टिविटी परफॉर्म ना होती तो 90% आ जाके प्राइजेस इस तरह आती, जैसे आ रही थी और ऐसे करके ऐसे चली जाती। ठीक है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, यूएसडी कैड अगेन की ट्रेड देखते हैं। उसके बाद लेवल्स आपने बिल्कुल सही मार्क किए हैं। H4 की बात करें तो H4 के जो लेवल्स हैं, उसके बाद ये भी बेहतर है, सॉरी। उसके बाद H1 देखें तो यस, अब ये देखें कि इसमें क्राइटेरिया क्या है। दिस इज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। इसको मार्क करो। अगर प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया है, पुल बैक यहां से बाय है, हमें बाय का क्राइटेरिया के लिए रेजिस्टेंस ब्रेक करवाना है, ये शर्त है उसकी। यहां से हम लोग ट्रेड को लेंगे। ठीक है, सो इस ट्रेड को थोड़ा सा और वैल्यूएट करते हैं कि ये ट्रेड कैसे पास आउट नहीं, ये पास आउट नहीं ट्रेड होगी। द रीजन इज कि ये रेजिस्टेंस एरिया जब ब्रेक हुआ था तो प्राइसेस को चाहिए था इस तरह से आती, यहाँ से बाय। एसएल बिल्कुल ठीक है, ये बस ट्रेड को हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं कहेंगे। EU USD का ट्रेड करते हैं तो लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद H4 की बात करें तो इज द क्लियर इंडिकेशन, रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ने आकर कंसोलिडेशन स्टार्ट की, इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार 1 2 3 4 बार्स का पुल बैक। उसके बाद आपकी ट्रेड आई। ठीक है, दिस इज द अपथ्रस्ट
एक्टिविटी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो अगेन अपथ्रस्ट H1 में आइडियल, उसके बाद मार्केट की ट्रेड को एक्टिविटी परफॉर्म की गई, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल। उसके बाद यूरो यूएसडी की बात की जाए तो आप एक चीज चेक करो, उसके बाद मार्केट लेवल बड़े अच्छे मार्क किए हैं, अगेन रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसोलिडेशन में परफॉर्म की गई, नॉट बी एक्सेप्टेबल, दिस इज कंसोलिडेशन, देख रहे हैं आप, इसको लगनी चाहिए थी वाइड स्प्रेड डाउन बार एंड पुल बैक एंड शॉर्ट, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होने चाहिए थे, फिर ट्रेड को हमने कहना था यस ये करेक्ट है, इसलिए ये ट्रेड को हम लोग बिल्कुल भी पास आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एसओपी पहला ही सपोर्टेड नहीं है इसके साथ। दिस लेवल्स बिल्कुल ठीक है एंड उसके बाद यस एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू की, मार्केट में कितना बड़ा इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म हुई, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, दिस इज द अगेन कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, इस सपोर्ट को भी अगर मार्केट लगाती, उसके बाद पुल बैक एंड देन शॉर्ट, दिस इज द एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा वो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है, वाइड स्प्रेड डाउन बार, ये इसको अपथ्रस्ट नहीं बोलेंगे हारून, अपथ्रस्ट का एक रूल है, वो रूल क्या है, अपथ्रस्ट इस तरह से होता है, प्रीवियस बार के हाई से उसकी विक बाहर होती है, ये अपथ्रस्ट काउंटेबल नहीं है, ठीक है, हम इसको अपथ्रस्ट नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस ट्रेड को वैल्यूएट नहीं करेंगे। सो आपकी ट्रेड अच्छी थी, सो प्रीवियस ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से काम किया था, ठीक है, सो वेल डन। और आई होप दैट के कमिंग वीक में आप और भी अच्छी ट्रेड्स को लेके आओगे मेरे पास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इनकी जवादुल्लाह के चार्ट्स की। सो VSH चार्ट नाम लाजमी लिखा करें। अब ये इस तरह के चार्ट्स हैं, अगर किसी फोल्डर में होते तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होना था उसको देखना। अब यहाँ पर 3 चार्ट्स हैं, अब इसमें से मैं देखता हूँ कि आया कि आपके सारे चार्ट्स में है कि नहीं है। इसमें H1 है, उसके बाद बात की तो अगर ट्रेड की बात की जाए, दिस इज द वाइड स्प्रेड डाउन बार, प्रीवियस सपोर्ट्स को ब्रेक किया गया है, उसके बाद पुल बैक, मार्केट अपथ्रस्ट की एक्टिविटी एंड देन सेलिंग, उसके बाद मार्केट सेलिंग वाली साइड पर गई। तो ट्रेड ये आइडियल ट्रेड्स हैं, ठीक है। सो हम लोग आगे चलते हैं। EUD, अब यहाँ से मैं कैसे स्टार्ट करूँ, अब ये चीजें सारी मिक्सअप चल रही हैं। एक फोल्डर बनाकर उस फोल्डर का नाम लिखे, उस फोल्डर के अंदर चार्ट्स को भेजें, ठीक है। लेवल्स आपने टिक मारे हैं। अब H4 का चेक करते हैं तो लेवल्स आपके बेहतर हैं। आपके H1 की बात करते हैं, EUD JPY की, तो H1 में अब यहाँ पर समझ नजर नहीं आ रही यहाँ पर क्या क्या। सो लेवल्स ठीक हैं, ये लेवल्स सिर्फ भेजे गए हैं क्या मुझे? अब ये लेवल्स
This conference will now be recorded. सो मैं बात कर रहा था कि अब ये काफ़ी सारे मेरे पास चार्ट्स आए हैं, तो इन चार्ट्स की जो लेवल्स वगैरह मार्क किए आई थिंक सभी चार्ट्स के, इसमें ट्रेड्स तो कहीं नज़र नहीं आ रहे मुझे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ये जावेदुल्ला के चार्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये चार्ट्स को डेल कर देते हैं। हारून के चार्ट्स चेक हो चुके हैं, और उसके बाद अब्दुल नासिर के चार्ट चेक हो चुके हैं। हम लोग कामरान के चार्ट चेक करें, कामरान तारिक के। सो सर ये पुराने वाले चार्ट्स हैं, ये आप चेक कर चुके थे। मैंने इसके बाद फिर से भेजे अच्छा थे, ठीक तो है। ये पुराने वाले चार्ट। थैंक यू। अच्छा, तो आपने दोबारा भेजे हैं, तो आप ऐसा करें, ज़रा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, काशिफ अली की ठीक बात है सर। करता हूँ, तो मैं चार्ट चेक कर लेता हूँ। उसके बाद यूरो यूएसडी की बात, यूरो यूएसडी चेक करते हैं। तो यूरो यूएसडी के जो लेवल्स हैं वो इन्हें ठीक मार्क किए हैं। H4 की बात करें तो H4 के लेवल्स ठीक हैं। H1 के अंदर इन्होंने अब ट्रेड कहाँ पे हुई है, अब ट्रेड नज़र नहीं आ रही। ट्रेड्स कहाँ पे की गई हैं? अच्छा जी, इसमें इन्होंने क्या बताया है, आई थिंक इसके अंदर उन्होंने चार्ट्स की एक्सप्लेनेशंस की है। अच्छा, जब हम लोग बात करें तो इनको जो ये है वो बिल्कुल सही है, कंसोलिडेशन एरिया है, एंड दिस इज अ वाइड स्प्रेड डाउनवर्ड थ्रू प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया गया है। दिस इज अ अपथ्रस्ट, एंड इन्होंने इसको मार्क किया है। एंड हम लोग चलते हैं M15 M30 पे। तो M30 पे जाकर अपथ्रस्ट की एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, आपकी ये ट्रेड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। काशिफ, बहुत अच्छा आपने ये ट्रेड किया है, टू बी ऑनेस्ट। सो हम लोग, आप ये पिक्चर ना भी भेजें तो कोई मसला है, मुझे सिर्फ ट्रेड से ही पता चल जाएगा कि ट्रेड किस हद तक आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है, और कहाँ से कैसे आपने वर्कआउट अपने ट्रेड को समझ के आपने लेवल्स आपने बिल्कुल ठीक मार्क किए हैं। उसके बाद बात करें तो H4 की, उसके बाद कंसोलिडेशन एरिया मार्क किया इन्होंने। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी हुई है। सो उसके बाद इसमें से यस दिस इज ये देखें ना, आइडियल एक्टिविटी, कंसोलिडेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लो वॉल्यूम पुल बैक, नो सप्लाई। उसके बाद आपकी ये ट्रेड थी। ये ट्रेड मेरे एक स्टूडेंट है कामरान, उन्होंने भी की थी, कामरान तारिक ने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसकी M30 की। सो M30 बिल्कुल ये आपकी ट्रेड एक्सेप्टेबल है। बस मैं इसका लास्ट जो फ्रेमवर्क है वो उधर देख लूँ कि आपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया है। टेस्ट विद शेकआउट, टेस्ट विद शेकआउट। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इसके ऊपर ना टेस्ट विद शेकआउट के ऊपर हमेशा पिंक वॉल्यूम आता है, ठीक है। पिंक वॉल्यूम होता है, हम उसे बोलते हैं टेस्ट विद शेकआउट, ठीक है। हम इसे बोलेंगे शेकआउट। अच्छा, ऐसे ये भी नहीं बोल सकते कि ये बेसिक टेस्ट है, क्योंकि बेसिक टेस्ट के ऊपर हाई बैंड को वॉल्यूम टच करना जरूरी है, उसके बाद जाके वर्कआउट करता है, ठीक है। सो ट्रेड एज ए SOPs के हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक की है। कैट JPY की बात करें तो कैट JPY के अंदर आपने क्या एक्टिविटी देखी?
आपने लेवल्स मार्क किया है, उसके बाद आपने एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपने क्या की देखी है, यस इसको हम लोग ये देखें तो इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार 2 बार्स का लगा है। मार्केट ने ये एक सपोर्ट एरिया था, ये ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट अगेन पुल बैक पे आई, अपथ्रस्ट लगा, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, सो ये एक्सेप्टेबल ट्रेड है इस सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, अच्छा हम लोग उसके बाद देखें तो देखो एक वाइड स्प्रेड डाउन बार अपथ्रस्ट एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, सही है, ये एक्सेप्टेबल है। हम लोग बात करें तो उसके बाद डेली के लेवल्स की, सो डेली के लेवल्स की बात करें तो इसमें से लेवल्स आपने ठीक मार्क किए हैं, और H4 की बात करें तो एक कंसोलिडेशन आपने मार्क की है, उस कंसोलिडेशन के बाद आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी देखी है, बट जो इसको लगी है वो ये एक वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है इस सपोर्ट एरियाज को। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया है, नो डिमांड बार एक्टिविटी आई है, उसके बाद ट्रेड किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल ट्रेड है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, वेल डन। अच्छा जी, यूरो जीपीवाई की बात करें तो अभी मैं आपको क्लास के एंड पर एक दो सिनेरियोज और भी बिल्ड करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। सो कंसोलिडेशन है, उसके बाद मार्केट ने एक वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की। देखिए कितने आइडियल सेटअप है, आप देख रहे हो कितना आइडियल सेटअप है, आइडियल सेटअप एंड अपथ्रस्ट एंड एक्टिविटी परफॉर्म, कितना आइडियल सेटअप है। ठीक है, सो इस तरह के सेटअप ट्रेड किए जाते हैं, दिस इज द आइडियल ट्रेड सेटअप्स, दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया, मार्केट वाइड स्प्रेड डाउन बार करे, पुल बैक करे एंड देन शॉर्ट। ठीक है, सो इस तरह के आइडियल सेटअप्स को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अच्छा जो इसका एसएल है, जो आपने एसएल रखा है, जब कंसोलिडेशन आ जाए ना इस तरह की, तो आप एसएल इसके ऊपर रख सकते हो, इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एसएल जाना चाहिए। अच्छा जी, ये आपके चार्ट बिल्कुल सही थे। आज की क्लास में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को फ्री भी करना है, अगर वो लाइन पे रहे, आप लोग सब लाइन पे रहेगा ताकि मुझे उनका आइडिया हो जाए। ठीक है, सो हम लोग उनको फ्री भी कर सके। उसके बाद हम लोग आगे मजहर सईद के चार्ट चेक कर रहे हैं। सो मजहर सईद के चार्ट देखते हैं क्या इन्होंने क्या देखा था। आप लोगों ने यूरो चेक करते हैं तो यूरो यूएसडी के जो ट्रेड सेटअप्स हैं उसके अंदर आपने लेवल्स जो मार्क किए हैं, आप लोग प्लीज एक मजहर लास्ट टाइम मैं आपको बताया भी था, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल ब्लैक कलर में आने चाहिए, ब्लैक कलर में आने चाहिए। ठीक है, प्राइजेस को ब्लैक करो, ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी होती है। ये जो प्राइजेस का रेजिस्टेंस लेवल का कलर चेंज करना, ये अनप्रोफेशनल चीजें बता रही होती हैं। ठीक, सो आप इसको एक अच्छे तरीके से लेके चलो। आगे चलते हैं, H4 का चार्ट देखते हैं तो अब इसमें आपने सेल का सेटअप देखा हुआ है जो मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहा। अभी ये देखें जरा, ये H4 का सेटअप सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ये क्लियर बता रहा है शेकआउट है। ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसके ऊपर मार्केट ने शेकआउट की एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है। अब ये कैसे वाइड स्प्रेड डाउन बार सपोर्ट किया जाता है, अब ये देखो, ये वाइड स्प्रेड डाउन बार अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को अप्रोच कर चुकी है और उससे उससे अगली बार का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा आ गया है। उसके बाद देखो ये एक शेकआउट की एक्टिविटी परफॉर्म कर गई है। आपने अगर H4 को H1 के साथ अलाइनमेंट किया होता तो आप कभी ये ट्रेड ना देख करते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यूएसडी कैड में आपने क्या देखा था, यूएसडी कैड में आपने क्या एक्टिविटी देखी है, लेवल्स देखें तो लेवल्स आपने
H4 में देखे तो H4 में अगेन सेल का सेटअप देखा हुआ है। H1 में आए तो अब यहाँ पर मुझे कोई कैंपेन खत्म होती नजर नहीं आ रही। इन एक ट्रेड का सेटअप मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में बताया था कि सेल की ट्रेड के लिए सपोर्ट एरिया ब्रेक करवाना जरूरी है। ये रूल पूरा होगा तो ट्रेड आनी है। ये सपोर्ट एरिया ये बार ब्रेक करेगी तब आपकी ट्रेड आनी है। ये इस तरह से ट्रेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ट्रेड नहीं है। आप जिस रोड पर आपको अपनी गाड़ी लेकर जानी है, आपको उस रोड को एसओपी समझोगे तो गाड़ी आपकी सही तरीके से ड्राइव कर पाओगे। अदरवाइज आपका हर इशारे पर आपका चालान हो जाएगा, हर इशारे पर आपका चालान होगा। H4 की बात करें तो H4 के अंदर एक कंसोलिडेशन इन्होंने देखी रेजिस्टेंस लेवल पर आके। मैं आपको आपके सवालों के जवाब वन बाय वन सबके दूंगा, आप सब लाइन पे रहें। हाँ ये देखो, ये ट्रेड एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल ट्रेड है, इसके तो कोई डाउट है ही नहीं ना इस ट्रेड के अंदर। USD CHF की ट्रेड को अगेन देखें, फिर एक और ट्रेड है। सो इस ट्रेड को देखें तो रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए गए हैं। H4 के अंदर बात करें तो H4 के अंदर अब ये देखो, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अब तक लग रहा है ये सप्लाई। आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट क्यों समझाया गया था? इसी बेसिस पे समझाया गया था कि सप्लाई कहाँ से आती है, डिमांड कहाँ से आती है, ठीक है। बाय, अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी थी तो बाय की ट्रेड के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक एंड देन बाय आना था आपको। ये रूल पे भी H4 के साथ अलाइनमेंट पर ये देखो, ये बाय का ये देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुका है, रेजिस्टेंस लेवल है, इसको यहां तक आता वो लो वॉल्यूम के साथ तो ठीक था। अब उसने वॉल्यूम उसके बराबर आगे आपको क्लियर बता रहा है कि ट्रेड नहीं है, ठीक है। आप अच्छा, आपने क्वेश्चन भी किया, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन किया आपने? क्वेश्चन में क्या था कि सर वाइट स्प्रेड डाउन बार के बाद लो वॉल्यूम पुल बैक में वॉल्यूम हाई लग गया है, नेक्स्ट में नो डिमांड भी आ गया और कंफर्म भी हो गया, ट्रेड लेंगे या नहीं? अच्छा जी, वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी, अगर आप देखो तो एक वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी इसको, इस सपोर्ट को और इस सपोर्ट को, ये सपोर्ट एरिया मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल पर आके अब तक दिया, ये ट्रेड एक्सेप्टेबल नंबर 1। ये सपोर्ट एरिया मार्क करो, ये सपोर्ट एरिया मार्क करो, ठीक है। नो डिमांड बार का लो मार्क करना था, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइड स्प्रेड डाउन बार के वॉल्यूम से ज्यादा आ गया है तो ट्रेड सेटअप सेल का फेल, हम लोग नहीं उस ट्रेड को वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम वाइड स्प्रेड डाउन बार के वॉल्यूम से ज्यादा आ गया तो सेल का ट्रेड सेटअप हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम लोगों ने बोला कि वो सेटअप हमारे लिए है ही नहीं है। आगे देखते हैं मुन्नी के चार्ट्स। अच्छा जी, हम लोग डेली का चार्ट चेक करते हैं तो डेली के चार्ट में इन्होंने क्या दिखाया है, लेवल्स ठीक मार्क किए हैं। उसके बाद H4 का चार्ट है, H4 के चार्ट में क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, गोल्ड को पकड़ा हुआ है। अच्छा जी, हम H1 में गोल्ड तो लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेशन में परफॉर्म कर रहा था, एब्जॉर्प्शन बार बिल्कुल लगी थी। उसके बाद आप देखें कि एब्जॉर्प्शन बार के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम अपथरस के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये है कि हमने बाय का सेटअप इग्नोर कर देना है, सिंपल इज दैट, रूल इज रूल, ठीक है। ये ट्रेड्स नहीं है। अगेन एब्जॉर्प्शन बार लगी, वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन बार के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ गया, अगेन बाय का सेटअप फेल। जब तक वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन बार के वॉल्यूम से कम वॉल्यूम रहेगा, सेटअप सपोर्ट करेगा।
अदरवाइज सेटअप सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं सॉरी हम लोग आगे चार्ट देखते हैं तो मुन्नी के चार्ट आई थिंक चेक हो गए थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, मुनीर के चेक हो गए। आगे हम लोग नुमान जफर के चार्ट्स को देखते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह लिख के रख लेंगे तो आपके लिए आसान होगी, ताकि मिसप्लेस ना हो जाए। एक पर्सन जितने भी क्वेश्चन करेगा मैं उसको डिटेल में आंसर दूंगा, ठीक है, लेकिन 1 बाय 1। लेवल्स आपके ठीक हैं। उसके बाद H4 की बात करें तो H4 में आपने कंसोलिडेशन मार्क की एक्सेप्टेबल, H1 में आपने अगेन की एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है, सो H1 में यस एक्सेप्टेबल। वाइड स्प्रेड डाउन बार के वॉल्यूम से कम वॉल्यूम आ रहा है, अब थ्रस्ट है एक्सेप्टेबल ट्रेड। ठीक है, बिल्कुल सेटअप वैलिड है ये वाला, वॉल्यूम कम आना चाहिए, ट्रेड एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैं इसको बिना देखे मुझे पता कि ये ट्रेड सही परफॉर्म किया होगा। अच्छा जी, हम लोग यूरो यूएसडी का सेटअप चेक करते हैं तो डेली का लेवल हम लोग देखते हैं तो लेवल्स आपने ठीक मार्क किए हैं। H4 का लेवल देखते हैं, मैं बताता हूँ। मैं कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस लेवल पर बनने वाली कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेशन बनने के बाद लगने वाला एब्जॉर्प्शन एंड वाइड स्प्रेड डाउन बार की ट्रेड बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबी ट्रेड चलती है। सो H1 के अंदर बात करें तो H1 में बात की जाए तो वाइड स्प्रेड डाउन बार अप थ्रस्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद बिल्कुल एक्सेप्टेबल ट्रेड है, ये ट्रेड फेल हो नहीं सकती। एसओपीस कंप्लीट है, बिलीव मी कि ट्रेड फेल हो जाए ऐसा हो नहीं सकता अगर एसओपीस कंप्लीट है तो। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन लेवल देखो जरा, एक रेजिस्टेंस को लगा, उसके बाद पुल बैक मार्केट का आया, ये ट्रेड एक्सेप्टेबल है। इसमें एक चीज थोड़ी सी नोटिस करने वाली है, वो नोटिस करने वाली क्या है, ये देख रहे हो कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, ठीक है ना, ये ट्रेड को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, सेटअप के लिहाज से, ठीक है, लेकिन अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आके, यहाँ पर एक्टिविटी होना परफॉर्म हुई है यहाँ पर। ठीक है, सो पुल बैक एंड देन बाय, सही है। ठीक है, ये ट्रेड एक्सेप्टेबल है। रेजिस्टेंस लेवल को एब्जॉर्प्शन लगा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को एब्जॉर्प्शन लगाया है, दिस इज द रेजिस्टेंस एब्जॉर्प्शन, पुल बैक एंड देन बाय साइड एक्सेप्टेबल। ठीक है, और ये ऑलरेडी ट्रेड मैंने इस ट्रेड की डायरेक्शन मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी हुई थी जो पेड में होते हैं उनके साथ। अच्छा जी, यूएसडी कैट की बात करें तो इसमें है नहीं है, और हम लोग CHF की बात करें तो CHF में लेवल्स बिल्कुल ठीक है। ये देखो सपोर्ट पर बनने वाली कंसोलिडेशन परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगी, एब्जॉर्प्शन, नो सप्लाई टेस्ट एंड देन प्राइसेस अपसाइड, ग्रेट ट्रेड, परफेक्ट। अच्छा जी, उसमें नुमान की भी ट्रेड्स बिल्कुल ठीक थी। साहब की ट्रेड चेक करते हैं तो AUD JPY की ट्रेड चेक करते हैं एंड लेवल्स बहुत मार के रील साहब नेक्स्ट टाइम ये ब्लैक कलर में आने चाहिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। H4 की बात करें तो H4 में एक एब्जॉर्प्शन मार्केट ने रेजिस्टेंस को लगाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ क्या है। अगली
पिक्चर में हमें मजीद क्लैरिटी मिलेगी आपने ट्रेड किस सिनेरियो पर ली है। ठीक है, सो एच उसके बाद न देखें, हमेशा एक रूल याद रख लें, जिस लेवल को मार्केट ने एब्जॉर्प्शन लगाया है मार्केट उसी लेवल को अप्रोच करनी चाहिए। ये था और एक ये एक्टिविटी पड़ी हुई थी। ठीक है, ये एक्टिविटी थी मार्केट की जिसके ऊपर उसने आके एक्सीलेटर दबाया है। उसके बाद आपकी यहां से ट्रेड थी, दरमियान से कभी ट्रेड नहीं आती। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उस रेजिस्टेंस पर प्राइजेस आएगी एंड देन हम लोग वहां से बाय साइड पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से बाय साइड पर नहीं जाएंगे, ये हमें हमारा एसेट बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है, ट्रेड, इसलिए हम इसको एज ए ट्रेड आपने गलत लिया, एज ट्रेड आपकी उस वैल्यू के ऊपर बनती थी। हम लोग यूएसडी सीएचएफ की बात करते हैं, तो यूएसडी सीएचएफ की जो ट्रेड है उसकी बात करें तो लेवल्स ठीक है आपके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो H4 की बात करते हैं। H4 में रेजिस्टेंस पर एक कंसोलिडेशन बनी। दिस इज द शेक आउट, वाइड स्प्रेड डाउन बार, आइडियल क्लोजिंग ऑन द लो या ऑफ द लो, दैट्स इट। ऑन द लो या ऑफ द लो, वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसोलिडेशन में लगने वाली नॉट बी एक्सेप्टेबल। दिस इज द आइडियल वाइड स्प्रेड डाउन बार, सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया गया है। ठीक है, हमने इसको कंसिडरेबल करना है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं तो अगला चार्ट इसका ये देखें, वाइड स्प्रेड डाउन बार, ये इसको लगनी चाहिए थी, ये सपोर्ट एरिया खड़े हैं ये मार्केट के। अब ये देखें, ये चर्निंग एरियाज, ये अब इसने को चलने नहीं दिया इसलिए तो शेकआउट लग गया, राइट साइड पर मूव कर गई। अगर कंसोलिडेशन को वाइड स्प्रेड डाउन बार लगा, नंबर 1 इसी के करीब कंसोलिडेशन हुई तो इस होने वाला वाइड स्प्रेड डाउन बार एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हम देखेंगे इसको लगे, अब देखो इसके पास ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कि इसको फेल, हम इसको देखेंगे ऐसे, ये नजदीक नजदीक की बात कर रहा हूं, ये जो 10-10 पिप के ऊपर पड़ा हुआ है, 10 पिप के ऊपर, 10 पिप के ऊपर, इसकी बात कर रहा हूं, इसको हम लोग फेल कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये ट्रेड थी कंसोलिडेशन में। हम लोग H4 में आकर देखें तो H4 के अंदर क्या इसने एक्टिविटी को देखा है, आपने देखा था उसको H4 के अंदर कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही थी। अब ये देखें, आपने कंसोलिडेशन एरियाज कितने अच्छे मार्क किए हैं, कितने अच्छे मार्क किए हैं। अब जब एरियाज पास पास पड़े हैं तो इसका तो ये है कि ट्रेड तो वर्कआउट नहीं होने वाली। अब ये देखें तो कंसोलिडेशन में अगर ये पूरी देखें तो ये पूरी कंसोलिडेशन है, तो हम लोग कंसोलिडेशन में लगने वाले वाइड डाउन बार को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो हम लोग आगे इसको क्लोज। अच्छा जी, तो ये चीजें इस तरह से। ठीक है, सो आपने मेहनत की है, टू गुड, वेल डन। एंड हम लोग आगे सलमान अकबर के चार्ट चेक करते तो यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी, अच्छा जी, सबसे पहले डेली के यूरो की बात करते हैं, लेवल्स की, लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं। उसके बाद H4 की बात करते हैं, लेवल्स की। अच्छा जी, आपने एब्जॉर्प्शन बार, रेजिस्टेंस लेवल को विद कंसोलिडेशन लेवल को
अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन बार ने परफॉर्मेंस दिखाई, ये ट्रेड ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बार लगे, उसके बाद अगर प्राइसेस कंसोलिडेशन में अगेन एंटर हो गई तो ट्रेड बिल्कुल नहीं है, रूल खत्म बाय के ट्रेड का, ठीक है। हम ठीक है, हम लोग एनजेडी की बात करते हैं, तो एनजेडी की जो ट्रेड है उसकी बात की जाए तो ये कंप्लीटली ये कंप्लीट कंसोलिडेशन चल रही है, कंप्लीटली ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। नंबर 1 शेकआउट है, ठीक है। डेली के लेवल पर आगे चलते हैं, H4 पर क्या हुआ, H4 पर बिल्कुल एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी की गई रेजिस्टेंस लेवल को, उसका पुल बैक आया, ये ट्रेड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, वंडरफुल, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है जी आपकी ट्रेड सलमान। बहुत अच्छा आपने एक्टिविटी अपनी आपने परफॉर्म की। शकील की ट्रेड चेक करते हैं। सो शकील CHF JPY की बात करते हैं तो डेली के लेवल्स की सबसे पहले देखते हैं, और डेली में आपने लेवल्स चीक मार किए हैं। उसके बाद हम लोग H4 की बात करें तो एक कंसोलिडेशन बार की है, उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, और नो डिमांड बार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ये सही है आपकी ट्रेड। यूरो जीबीपी की तो यूरो जीबीपी यूरो एंड जीबीपी की बात करें तो एक लेवल्स आपने मार किए हैं, उसके बाद H4 के अंदर वाइड स्प्रेड डाउन बार है, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल। उसके बाद हम लोग यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो डेली के एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, तो लेवल्स आपने बिल्कुल ठीक मार किए हैं। उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार एंड ट्रेड किया, एक्सेप्टेबल। एक सेटअप से ही पता चल जाता है कि आगे क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई होगी, ठीक है। इसमें से हम लोग आगे थे तो लेवल्स ठीक है, वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी की गई है लेवल्स को, और नहीं, इसको हम लोग ट्रेड नहीं कंसीडर करेंगे। द रीजन इज क्या, रीजन क्या है, कंसोलिडेशन ये वाली चली, मार्केट ने इसको वाइड स्प्रेड डाउन पर लगाया, इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अगेन मार्केट इसमें एंटर हो गई। हम इस सेटअप को इग्नोर करेंगे, हम लोग अब वेट करेंगे इस सपोर्ट एरिया का ब्रेक होने का। जब ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन पर लगेगी, हम इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा सा चर्निंग एरिया हमारे ट्रेड को चलने ही देगा जो इसने आगे एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है। आपकी जो प्रीवियस ट्रेड थी शकील, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। ये जो ट्रेड थी ये बनी थी, बाकी प्रीवियस टू ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स बहुत अच्छी आपने की थी, वेल डन, ठीक है। और आपने सिर्फ मुझे अगले नेक्स्ट वीक में मुझे 2 से 3 ट्रेड चाहिए, ठीक है, पर इंशाल्लाह फिर मैं आपको अगले स्टेप पर लेके जाऊंगा। सहर जमान की बात करते हैं तो यूरो यूएसडी की बात करें, यूरो यूएसडी की तो लेवल्स जो मार्क किए हैं वो ठीक है। उसके बाद हम लोग H4 की बात करते हैं तो H4 में क्या एक्टिविटी देखी आपने, एक एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस लेवल को किया गया है। मजीद क्लैरिटी के लिए हम लोग जाएंगे H1 में,
H1 में जाकर पता चलेगा कि क्या एक्टिविटी पर की गई है। यस, अब देखें एब्जॉर्प्शन, अगेन मार्केट एंटर द कंसोलिडेशन, ये सब ने ट्रेड ये की थी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ट्रेड की थी, ये क्राइटेरिया फेल। ठीक है, हम इसको प्रेफर ही नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेटअप के अगेंस्ट चला गया। यूरो यूएस गेन ट्रेड चेक करते हैं, लेवल्स को चेक करते हैं, और हम लोग अगर हम लोग बात करें तो इसकी लेवल्स ठीक हैं। उसके बाद H1 के अंदर वाइड स्प्रेड डाउन बार है और नो डिमांड बार। नो डिमांड बार का एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है प्रीवियस बार से हाई ऊपर होगा, इस नो डिमांड बार का पिंक वॉल्यूम होगा, क्लोजिंग ऊपर होगी। अब ये देखो नो डिमांड, इसे बोलेंगे लो वॉल्यूम पुल बैक, ये नो डिमांड बार नहीं है, नो डिमांड बार का क्राइटेरिया है जो सिखाया हुआ है मैंने आपको। अब इसके अंदर सारे चार्ट ही नहीं है तो मैं कैसे इसके ट्रेड को वैल्यूएट करूं। अच्छा है तो एक मिनट में इसको M15 सॉरी M30 पे पहले देखता हूँ कि M30 पे क्या है। M30 की बात की जाए तो M30 के अंदर यस, ये देखो नो डिमांड बार, ये कंसिडरेबल, इसको बोलते हैं यार, ये बिल्कुल, ये भी नो डिमांड बार ठीक है, सही है, तो इस लिहाज से ट्रेड आपकी एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, यूएसडी कैड की बात करें तो यूएसडी कैड में आपने जो लेवल्स मार्क किए हैं हम उसको देख लेते हैं। लेवल्स बिल्कुल ठीक मार्क किए। उसके बाद H4 में आपने वाइड स्प्रेड ये एब्जॉर्प्शन बार आपने देखी है, नॉट बी एक्सेप्टेबल ये एक्टिविटी। ये अच्छा, इसमें आप बता रहे हो कि ये बाय की ट्रेड है, इसमें आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार और सेल की ट्रेड बता दी है। नो वे, ये बिल्कुल सेटअप रॉन्ग है। अच्छा, हम लोग यूएसडी कैट को चेक करते हैं तो यूएसडी कैट के अंदर आप क्या देखा था ट्रेड करने के लिए। यूएसडी कैट की बात करें तो लेवल्स हम ठीक मार किए हैं, H4 लेवल्स ठीक है, वाइड स्प्रेड डाउन बार लगा, वाइड स्प्रेड डाउन बार लगा, किसको लगा, किसको लगा, इसको, तो प्राइजेस भी यहां तक आनी चाहिए, यहां से शॉर्ट है, दरमियान से कोई शॉर्ट नहीं है। प्राइजेस वाइड स्प्रेड डाउन बार करने के बाद जिस लेवल को अप्रोच करें उस लेवल को एसएल सेल की ट्रेड हम लोग वैल्यू करेंगे, दरमियान से कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सहर ने भी काफी अच्छे चार्ट्स मार्क किए थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो शुजात के चार्ट्स हैं लगे। उसके बाद हम लोग यूडी यूएसडी की बात करते हैं तो दिल्ली के लेवल्स को देखते हैं। दिल्ली में लेवल क्या है, दिल्ली में लेवल्स हमने ठीक मार्क किए हैं। उसके बाद H4 को देखते हैं, H4 के चार्ट क्या कंसोलिडेशंस और दिल्ली और H4 के जो चार्ट्स लेवल देखे मैंने H1 का, नो ये मेरे खुदा, अब मैं ये H4 को खोलता हूँ तो आपको मैं समझाता हूँ कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है।
अच्छा, तो आप ये देखें कि ये जो सेल की ट्रेड का एक क्राइटेरिया अगेन रिपीटेड, सपोर्ट एरिया ब्रेक, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक एंड ये ट्रेड है क्राइटेरिया, ठीक है। जब पहला क्राइटेरिया नहीं बना तो हमारी ट्रेड ही नहीं है सही, ठीक है। यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो डेली का लेवल क्या कह रहा है, लेवल्स आपने ठीक मार्क किए हैं। H4 की बात करो तो H4 में आपने बाय का सेटअप देखा है, तो मुझे कोई अच्छा सेल, अच्छा ये चेक करें जरा, बाय का सेटअप देखा है, वाइड स्प्रेड डाउन बार है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लगी है बाय की और सेटअप सेल का देखा जा रहा है। अब आप ये खुद देखो जरा, यानी कि वाइड स्प्रेड डाउन बार लगने के बाद हम लोग सेल का सेटअप देखते हैं, सेल की ट्रेड का। यहाँ पर सीन उल्टा है कि वाइड स्प्रेड डाउन बार लगने के बाद आपने बाय का सेटअप ट्रेड किया हुआ है। वेरी बैड। अच्छा जी, लेवल्स आपने डेली की ठीक मार्क किए हैं। H4 की बात करें तो H4 में हमने बाई की ट्रेड की है और बाई की ट्रेड करने के लिए आपने फिर सेल का सेटअप देखा और ट्रेड अब बाई की कर रहे हो। आपने आगे भी वही किया होगा। शुजात, मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोग, मैं BS बिलाल के चार्ट चेक करता हूँ। अच्छा जी, बिलाल के चार्ट चेक करते हैं तो AUD US चेक करते हैं। डेली H4 H1 M15 M30 कहाँ पे है, लेवल्स चेक करते हैं तो लेवल ठीक मार्क किए हैं। उसके बाद H4 का चार्ट चेक करते हैं तो H4 का अंदर एक्टिविटी क्या परफॉर्म की जा रही है, कंसोलिडेशन एक देखिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा है कि मार्केट ने उस कंसोलिडेशन को एब्जॉर्प्शन बार लगाई है और एब्जॉर्प्शन बार का वॉल्यूम मिनिमम हाई बैंड को टच करना जरूरी है, मिनिमम। जब एब्जॉर्प्शन बार का हाई मिनिमम हाई बैंड को टच नहीं किया, एक्सेप्टेबल नहीं है एब्जॉर्प्शन। हम लोग यूरो USD के चार्ट को चेक करते हैं तो लेवल्स आपने ठीक मार्क किए हैं। उसके बाद आपने H4 का चार्ट देखते हैं तो आपने कंसोलिडेशन मार्क की है। उसके बाद आपने H1 में क्या देखा है अभी तो देखते हैं। H1 में आपने क्या देखा है कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, ये कंप्लीटली रेजिस्टेंस है, ये कंसोलिडेशन एरिया है, ये कंप्लीट कंसोलिडेशन एरिया है। इसको एब्जॉर्प्शन ही नहीं लगा तो इसकी ट्रेड ही नहीं बनती। उसके बाद यूरो USD के चार्ट को देखते हैं तो आपने लेवल्स मार्क किए हैं इसमें, ठीक है लेवल्स आपके। उसके बाद H4 को हम लोग देखते हैं तो
अच्छा चर्निंग एरिया मार्क किया, इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार लगा है और हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है। हम लोग H1 को देखते हैं, तो H1 के अंदर क्या इसने परफॉर्म किया है। यस, ये ट्रेड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। वाइड चर्निंग एरिया रेजिस्टेंस पर आकर बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने लो वॉल्यूम पुल बैक किया, अब थ्रस्ट आया। यस, बिल्कुल ये ट्रेड एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसके बाद GBP USD की बात करें तो लेवल्स की बात की जाए, सो लेवल्स क्या कह रहे हैं हमें लेवल्स क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अजी उसके बाद लेवल्स आपके ठीक है। H4 की बात की जाए तो कंसोलिडेशन है और वाइड स्प्रेड डाउन बार लगा, पुल बैक आया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा है ट्रेड देने के लिए, M15 में आपने अपथ्रस्ट देखा, बिल्कुल ठीक है। ट्रेड इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी एक्सेप्टेबल है, बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो मैं कहाँ से ट्रेड लूंगा, मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा। ये मुझे एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है ना, मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा कंसंट्रेशन एरिया और रेजिस्टेंस लेवल पर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है मुझे हर्डल्स देगी, ठीक है। तो हमने इस तरह के सेटअप को भी अवॉइड करना होता है। मैं आपकी इस सेटअप को, अगर मैं इसको इग्नोर करूँ ना, ये चीज को, ये इसको इग्नोर करूँ तो सेटअप वैलिड है। जब मैं इसको सामने रखूं तो सेटअप वैलिड नहीं है। सेटअप वैलिड कहाँ से करेगा, इस सपोर्ट एरिया से, ये सपोर्ट एरिया से सेटअप वैलिड करेगा, यहाँ से देन शॉर्ट आएगी, ठीक है। सो आप लोग मुझे मैक्सिमम सिर्फ 4 ट्रेड भेजा करें ताकि मैं किसी और भी ट्रेड चेक करूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मूव हो जाऊंगा। और लेवल्स बिल्कुल ठीक है। आपने एब्जॉर्प्शन बार मार्क की है, हम इसको एब्जॉर्प्शन बार कह सकते हैं, बट इसने पुल बैक सही तरीके से नहीं किया होगा। उसके बाद टेस्ट आया है, अपनी ट्रेड ली है, ठीक है, ठीक है। बट हम इसको आइडियल ट्रेड इसलिए नहीं बोलेंगे। मैं आपको डेली का ये, अगर मैं आपको चार्ट चेक करवाऊं तो एक मिनट आप लाइन पे रहो। आप ये देखो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है पूरा गोल्ड का, ठीक है। ये हम इसको इधर से ब्रेक करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन पुल बैक देन, ठीक है, यहाँ से करेंगे इसको बाय, ठीक है। सो उसके बाद आपका ज़ीशान के चार्ट चेक करते हैं। ज़ीशान के आपके कैट JPY की चार्ट चेक करते हैं तो लेवल्स ठीक मार्क किए हैं। उसके बाद H4 की बात करें तो H4 में आपने क्या देखा है, लेवल्स ही है यहाँ पर। उसके बाद H1 में आते हैं तो H1 में आपने क्या देखा है, नहीं, कैट JPY, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया अगेन। इसको मार्केट एब्जॉर्प्शन लगाना चाहिए था, इसको, ये एब्जॉर्प्शन पुल बैक देन बाय साइड, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रेड थी। चर्निंग एरिया नजर आ रहा है, ये चर्निंग एरिया रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे बना हुआ है, तो हमने इसका रेजिस्टेंस बनाना था, देन यहाँ से हम लोगों ने बाय करना था, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग आगे देखते हैं तो उसके बाद USD को
अच्छा जी, लेवल्स आपके ठीक हैं। उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार आपने, ये देखो अभी H4 का चार्ट है, ये कहाँ पे लगा अभी इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार, ये लाई के लगेगा वाइड स्प्रेड डाउन बार, ये पुल बैक है देन शॉर्ट है। यहाँ से टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करोगे, सही से समझोगे, पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि आप क्या ट्रेड करो। जब ट्रेडर टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट नहीं करता, उसे नहीं पता कि डेली H4 H1 में क्या परफॉर्मेंस की जा रही है, तो वो कैसे ट्रेड को मैनेज करेगा। यूएसडी कैट की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन, ये ट्रेड्स ठीक है। ये आपने ट्रेड जब का, एक मिनट H1 की देखूं जरा, H1 में क्या देखा आपने, ठीक है, सही है। उसके बाद आपने गोल्ड बात करते हैं तो गोल्ड में हम लोग देखते हैं तो उसके बाद लेवल्स आपके ठीक हैं। H4 में आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार अभी बिल्कुल नहीं लग रही। दिस इज अ सपोर्ट एरिया, दिस इज अ सपोर्ट एरिया, चर्निंग एरिया, सारा कंसोलिडेशन एरिया है। इस कंसोलिडेशन में होने वाली एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन बार, एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन बार बिल्कुल कंसिडरेबल नहीं है। ट्रेड हमारी आनी है यहाँ से या यहाँ से, ये है आइडियल बाई का ट्रेड। ये कंप्लीटली कंसोलिडेशन एरिया, ये सारा कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की प्रोग्रेस, जो आप लोगों ने काम किया था। मेरी कोशिश थी मैं बड़े डिटेल समझाऊं, और हम लोग वन बाय वन आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। नंबर 1, एक जुनेद है और एक है मजहर। आप दोनों की जो सब्सक्रिप्शन थी 5 वीक्स की, वो ऑलमोस्ट इज डन, ख़त्म हो चुकी है। और कल सुबह आपको आपकी इनबॉक्स में मैसेज कर दिया जाएगा आपके चार्ट्स की परफॉर्मेंस का। अगर आपकी चार्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपने नेक्स्ट वीक में सेगमेंट, फंडामेंटल एंड मार्केट के डायनामिक को समझ के आना है। मैं इसके क्वेश्चंस करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। नेक्स्ट वीक में आपको आपकी ट्रेड्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर आपकी ट्रेड्स की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ठीक है। सो आप वन बाय वन अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एनीवन, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर दाऊद, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जब कभी सर जब वाइड स्प्रेड डाउन बार लगती है तो बहुत से टाइम फ्रेम में सर वो पुल बैक नहीं करती है, तो सर इसका क्या मतलब होता है? लेकिन उसमें भी सर काफी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जो वाइड स्प्रेड डाउन बार लगती है उसके बाद दूसरी बार भी जो है उसके वाइड स्प्रेड डाउन बार लगती है, उसी टाइप की इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार पर। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। अच्छा, इसका जवाब यह है कि वाइड स्प्रेड डाउन बार जब भी लगती है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एक सपोर्ट एरिया या कंसोलिडेशन एरिया आइडियल वाला ब्रेक किया गया है। अगर आपको H1 में वाइड स्प्रेड डाउन बार लगती नजर आ रही है लेकिन H4 सपोर्टेड नहीं है, तो आपको ट्रैप किया जा रहा है। अगर डेली सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपको ट्रैप किया जा रहा है। अगर H4 और H1 वाइड स्प्रेड डाउन बार को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सेटअप वैलिड है और वही H1 और H4 का वाइड स्प्रेड डाउन बार डेली का एक सिंगल वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसीडरेबल होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर डेली में एक सिंगल बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार लग चुका है, H4 में वो हो सकता है 2 to 3 बार्स का, H1 में वो 5 to 6 7 बार्स का हो सकता है। उसके बाद मार्केट पुल बैक करेगी, देन आपने शॉर्ट करना है। अगर H1 के अंदर होने वाली एक्टिविटी H4 को सपोर्टेड नहीं कर रही तो चांसेस है कि मार्केट कुछ गलत कर सकती है।
ठीक है। सो ये आपको जहन नशीन करना है ताकि ये चीजें आपके लिए और भी क्लैरिटी हो। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जो मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की थी उसके एसओपीज यही बताए थे कि अगर आपको H1 में किसी भी लेवल पर कंसोलिडेशन नजर आती है या डेली के लेवल्स के दौरान कंसोलिडेशन आती है तो आप उसे मार्क कर लो और उसका एब्जॉर्प्शन है वाइड स्प्रेड डाउन बार देखो। उसका मकसद ये था कि मार्केट कभी कभार इतनी ज्यादा वॉलेटाइल होती है कि आपको ट्रेड लेने की भी टाइम नहीं मिलता, तो आप फौरी उसको मार्क करके जैसे वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, सिंगल बार का पुल बैक आया है, तो उसके बाद आप उसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो एक मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड से निकल रही होती है। ठीक है, तो हमें ये भी कुछ साथ में चीजें अलाइनमेंट करके चलना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप दैट कि दाऊद आपको आपका आंसर मिला होगा। एनीवन, किसी और का कोई क्वेश्चन है? आप लोग अपने माइक अस्सलाम वालेकुम सर। वन बाय वन आप लोग मैसेज मत करें, मुझे वॉइस में अपने आप बताएं। ठीक है जी। नुमान आप सवाल करें। शकील मैं आपका अस्सलाम सवाल लेता हूँ वालेकुम सर, नुमान क्या के हाल है? बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम वीएसए को फंडामेंटल के साथ कैसे अलाइन करके लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं इसे, या वैसे भी हम वीएसए बहुत से एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहें तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? मैं आपको जवाब देता हूँ। दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स ट्रेड करने वाले हैं किसी भी मेथड पर, चाहे वो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, चाहे वो एक हार्मोनिक ट्रेडर है, चाहे वो एक पैटर्न ट्रेडर है, चाहे वो एक पीएसए ट्रेडर है, चाहे वो मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर है, चाहे वो बुक मैप, डिजिटल ऑर्डर फ्लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप अपने सेटअप के साथ फंडामेंटल अलाइनमेंट नहीं कर रहे तो आपके सेटअप की फेल होने की 90% नहीं 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सेटअप फेल होगा। फंडामेंटल को कैसे अलाइन किया जाता है? अगर आपको सेंटिमेंट फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 80 टू 90% ट्रेडर जो मार्केट के अंदर फेल होते हैं, जो ट्रेड्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते, उनमें कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी सेंटिमेंट के लेने की या समझने की नहीं होती। सेंटिमेंट एंड फंडामेंटल की बेस के ऊपर मार्केट ड्राइव्स होती हैं। टेक्निकल प्राइस की मूवमेंट को देखकर हम लोग ये अंदाजा तो लगा सकते हैं प्राइस अप साइड पर डाउन साइड पर जा रही है, बट ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्राइसेस अप साइड पर डाउन साइड पर क्यों जा रही हैं। सेंटिमेंट फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको उन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि सीपीआई क्या चीज होती है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट कैसे वर्कआउट करता है, सेंट्रल बैंक की क्या डिसीजन मेकिंग होती है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं, डेली बेसिस पे वहां पे न्यूज आ रही होती है। मॉर्निंग में जब ट्रेड्स करने लगे, अपना प्रॉपर एक रोड मैप बनाए कि आज मुझे यूरो, मिसाल के तौर पर, कि मुझे यूरो यूएसडी में ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही हैं, तो आप देखें कि उस दिन में आने वाले जो यूरो और यूएसडी के फंडामेंटल है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका माइंड सेट बना है कि आज मैंने यूरोप में बाय की ट्रेड करनी है, तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं, वहां पर प्रीवियस एंड फोरकास्ट एंड एक्चुअल नंबर आ रहे होते हैं। आप देखें कि वहां पर प्रीवियस नंबर क्या थे और फोरकास्ट क्या किया गया है एनालिसिस्ट की तरफ से। अगर आप फोरकास्ट प्रीवियस नंबर से ज्यादा है, यूरो की फेवर में है, तो इसका मतलब है कि आपका बाय का सेटअप वैलिड है। नंबर 1। नंबर 2, अगर यूरो के प्रीवियस नंबर फोरकास्ट के नंबर से कम है, तो इसका मतलब ये कि जो आप बाय का सेटअप देख रहे हो वो फेल हो सकता है, बल्कि आपको सेल का सेटअप देखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर यूरो यूएसडी की ट्रेड कर रहे हो तो उसके बिल्कुल फंडामेंटल में नीचे आ रहा होगा यूएस का फंडामेंटल। अगर यूएस के फंडामेंटल में देखोगे
तो वहां पे प्रीवियस और फोरकास्ट अगर ज्यादा है प्रीवियस से, तो इसका मतलब ये है कि आप को सेल का सेटअप सपोर्ट कर रहा है फंडामेंटली। इस तरह से हम लोग मार्केट में प्रीवियस एंड फोरकास्ट को सामने रखते हुए ये अंदाजा लगाते हैं कि जो हम लोग सेल या बाय का सेटअप करने जा रहे हैं वो हमारा सेल में सपोर्ट कर रहे हैं या बाय में सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। नंबर 2, आप डेली बेसिस पे आप अपने मोबाइल में अपने एक्सप्लोरर के साथ फॉरेक्स लाइव को लाजमी खोल कर रखें। उस पे आने वाली डेली बेसिस पे जो न्यूज़ आ रही होती है उसको रीड आउट करें। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान सा सोल्यूशन ये है कि वो उस न्यूज़ को कॉपी करे और सिंपल जाके गूगल ट्रांसलेट के ऊपर पेस्ट कर दे। वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस न्यूज़ में क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं या वो क्या अपडेट कर रहे हैं। फॉरेक्स लाइव के ऊपर बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस और के साथ फंडामेंटली ट्रेडर्स बैठे होते हैं जो आपको अपडेट दे रहे होते हैं कि सेंटिमेंट या फंडामेंटल की डिटेल्स ये आई हैं और उनके नंबर्स इस बेस के ऊपर फोरकास्ट किए गए हैं। फॉरेक्स लाइव के ऊपर आपको एक सब्जेक्ट बताया जाता है कि आज के दिन ये न्यूज़ आने वाली है यूरो की, इस टाइम पे आने वाली है और उसका सब्जेक्ट ये रहेगा। बट सब्जेक्ट पे आने वाली डिटेल आपको नहीं बताई जाती। सब्जेक्ट की डिटेल पढ़ने के लिए आपको फॉरेक्स लाइव पे जाएं, वहां पे जाकर आपको पूरा पता चलेगा कि पिक्चर में क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। सही है। सो आपको इस तरह से सेंटिमेंट के साथ ट्रेड को अलाइनमेंट किया जाता है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल, आइए आप करें सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर साजिद से भी आपको मैंने बताया था कि क्लासेस वगैरह मैंने कोर्स लिया था बेसिक का, जो आप रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो सेंटीमेंट्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकता अब ऑन है या ऑफ है। तो उन्होंने एक बताया था कि AUD JPY को आप एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो कि अगर उसमें अप ट्रेंड है तो वो मार्केट में सेंटीमेंट ऑन है, अगर AUD JPY जो डाउन है तो उसमें सेंटीमेंट ऑफ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? AUD JPY से बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक है, वो बहुत ज्यादा बेसिक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरियसली कि मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट है पेड में, उनका नाम है नदीम। वो सैयदजादे हैं और वो मिडिल पास हैं। कैन यू बिलीव दैट? आप लोग सब यकीन करोगे वो इस तरह से सेंटिमेंट और फंडामेंटल को सुबह मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने मास्टर किया होता है सेंटिमेंट और फंडामेंटल्स में। मिडिल पास। ठीक है। तो चीजें मुश्किल बिल्कुल नहीं होती, हम उन्हें खुद मुश्किल बनाते हैं। काम करने वाला इंसान हो, बहुत सारी चीजें सोल्यूशन के ऊपर हैं। आपको बहुत चीजें आ चुकी हैं जो आपको सेंटिमेंट फंडामेंटल को रीड करने में बता सकती हैं। बस थोड़ा थोड़ा साथ में आप टाइम लगाओगे तो चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। देखिए, अगर आपने वाकई ही इस मार्केट में सस्टेन करना है, काम करना है, तो आपको थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी। वो पेन क्या है कि आपको जैसे जैसे आप चीजों के साथ टाइम गुजारोगे, वक्त गुजारोगे, तो चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। आप एक दफा सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने इस तरह करो जैसे मैं करने को कह रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठो, फॉरेक्स फैक्ट्री को देखो, सब्जेक्ट देखो, जब न्यूज आई है उस न्यूज को रीड नहीं कर पा रहे, सिंपल गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाके पेस्ट करके समझना शुरू कर दो। 4 से 5 से 6 मिनट टाइम गुजारो, आप देखना कि उसके बाद आपको चीजें कैसे समझ आना शुरू होती हैं इस चीजों के साथ। ठीक है। सो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो इस तरह करोगे तो आपको पिक्चर के पीछे की होने वाली एक्टिविटी समझ आएगी कि मार्केट के अंदर किस तरह से यूरो का डाटा उसके फेवर में क्यों गया, USD का डाटा उसके अगेंस्ट क्यों गया। ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप इसको ऐसे लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है। AUD JPY
आप कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा बेसिक है। आप किन किन पेयर्स को देखोगे करने के लिए, लेकिन अगर आपने सेंटिमेंट और फंडामेंटल के साथ दोस्ती कर ली तो टेक्निकली सेटअप आपको बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, जी थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी, मजहर आप बताएं। सर मैंने रिसेंट जो ट्रेड भेजी थी ना, इसमें मैंने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर यूज किए थे, जी जी, तो इसके बारे में सर जरा बता दें मुझे। अच्छा आपने बाय और सेल स्टॉप लगाए थे, वो क्यों लगाए थे, आप ये पूछना चाह रहे हो? सर वाइड स्प्रेड डाउन बार लगा, उसके बाद 2 वॉल्यूम पुल बैक हुआ और उसके बाद नो डिमांड आया, लेकिन वो उसे उसके लो को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो मैंने सेल स्टॉप ऑर्डर लगा दिया उसके नीचे। नहीं, ऐसा तो नहीं लगाना। मैंने इसमें लिखा भी था, हाँ हाँ, बताएं बताएं, आप बताएं बताएं। मैंने सर चार्ट में लिखा था, आपने देखा नहीं वो, कि हम ये यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मैंने मैंने बिल्कुल देखा होगा। अच्छा, सेल स्टॉप ऑर्डर या बाय लिमिट ऑर्डर आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लो। ठीक है, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद लाजमी आप सेल स्टॉप और बाय लिमिट स्टॉप बाय लिमिट का ऑर्डर इस्तेमाल, यानी इसको सिंपल कहूँ तो आप एक्सपीरियंस थोड़ा गेन कर लो 1-1.5 साल का, उसके बाद आप पेंडिंग ऑर्डर के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, सही सही। ठीक है जी। शकील आपका सवाल था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम साइन ऑफ वीकनेस के बाद लो वॉल्यूम रिटेस्ट हो जाता है और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मतलब M15 में बार उसके नीचे क्लोज हो गई, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, फिर तो ट्रेड को देखने के लिए हम H1 में वापस आ जाते हैं, उसको मैं देखते हैं ट्रेड को, तो कितने बार्स की अगर H1 की वो कंसोलिडेशन बन जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये मार्केट भी हमारे फेवर में जाने वाली नहीं है, रेंज हो गया तो हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए। अगर H1 में आप आगे खड़े हो गए हो तो H1 में अगर मिनिमम 5 से 6 बार सेम हाई और लो के दरमियान बनना शुरू हो गई है तो आप ट्रेड से बाहर रह जाओगे, मिनिमम 5 से 6 बार। ठीक है, मतलब सर 5-6 घंटे अगर इस तरह हो जाता है तो हमें फौरी निकल ट्रेड से जाना बाहर चाहिए आना, ट्रेड से। फौरी फौरी ट्रेड से बाहर आना है आपको। अच्छा, सर सेकंड क्वेश्चन, अगर मार्केट हमारे फेवर में जाके रेंज स्टार्ट करे तो ट्रेड एग्जिट करना चाहिए या कंटिन्यू, अगर बैकग्राउंड में उसी जगह पे रेंज हुई हो? आपको ट्रेड्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर हम्म, मार्केट हमारे फेवर में जाके रेंज बना देती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मतलब अगर मैं सेल की ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, थोड़ा नीचे जाके उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया, तो क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि मार्केट रिवर्स होने वाली है? यस कंसीडर कर सकते हो। अगर किसी सपोर्ट पर जाकर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है वाइड स्प्रेड किसी बार के ऊपर, डाउन बार के ऊपर, अगर नीचे कोई कंसोलिडेशन एरिया पड़ा है मेरी ट्रेड से कुछ 10-15 डिमांड, पिप्स या 20 पिप्स डाउन, सॉरी सर, डिमांड एरिया, तो जी बिल्कुल। अगर वहां से वाइड स्प्रेड बन जाता है तो मुझे निकल जाना चाहिए? अगर अगर उस लेवल को, अगर कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर जाके मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देती है और बार अगर शेक आउट जी की सर। तरह क्लोज हो गई है, शेक आउट की तरह बन गई, तो अब उससे ट्रेड से बाहर आ जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट उस डिमांड एरिया में एंटर हो जाती है और एंटर होने के बाद दोबारा से चर्निंग स्टार्ट कर देती है तो आप ट्रेड को ब्रेक इवन कर दोगे। नंबर 3, अगर चर्निंग करने के जी बाद सर। प्राइस को अगेन वाइड स्प्रेड डाउन बार लगती है तो आप ट्रेड को 1 बाय 1 करके छोड़ दोगे। जी सर। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर
मैं बाय या सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ पूरे एसओपीज के साथ, लेकिन उसके थोड़ा नीचे मतलब या 1:1 या 1:1.5 पे मुझे कंसोलिडेशन एरिया मिल जाता है, तो मुझे अपने ट्रेड को 1:2 पे रखना चाहिए या उस कंसोलिडेशन एरिया तक, या वो ट्रेड मुझे नेग्लेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मिनिमम रियल एक्टिविटी के लिए आपको मिनिमम 1/2 रेशो चाहिए होती है, 1/2 मिनिमम। अच्छा सर। सर अगर किसी कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट सेकेंड टाइम रिटेस्ट करने चली जाए और वहां पे हमें एक दफा फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में उसने ब्रेकआउट किया, साइन ऑफ वीकनेस बना, और उसके बाद एक दफा रिटेस्ट हुआ नीचे आया, सेकेंड टाइम रिटेस्ट हुआ, वहां पे एंट्री सिग्नल मिल गया, तो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड या नहीं? नहीं, बिल्कुल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करो, क्योंकि अगर मार्केट ने डाउन साइड पे जाना होता है तो वो पहले टच में पुल बैक के बाद वो नीचे जाती है। इसका मतलब ये है कि नीचे कोई ऐसा लेवल पड़ा है जो नीचे से जाने नहीं दिया जा रहा, हम उसको ट्रेड को नहीं नहीं, एक लेंगे। दफा तो सर नीचे गई, लेकिन दोबारा उसी लेवल पे आके अगर इस तरह करती है तो भी नहीं लेना हाँ, चाहिए? नहीं लेंगे ट्रेड, हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है सर। ब्रेक इवन जो हम यूज करते हैं, आपने सर उसको मैंने किया हुआ था अपने 2 ट्रेड्स में, लेकिन आपने उसको नहीं देखा। ब्रेक इवन के क्या रूल्स हैं सर? मैं यूरो यूएसडी की जो मैंने ट्रेड ली थी वो आई थिंक सेल की ली थी। मार्केट नीचे जाके जब मैंने देखा तो उधर एक कंसोलिडेशन एरिया था, उसको करके उधर डिमांड हिट हो गया तो मार्केट रिवर्स हो गई, ऊपर आना शुरू हो गया। तो मैं जब मुझे अंदाजा हुआ कि इधर से अभी ये ऊपर आ रही है, तो मैंने अपना एसएल उठा के ब्रेक इवन मीन जिधर सर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी उससे कुछ 4-5 पिप्स रख के वो कर दिया मैंने उधर, और उसी ने मार्केट ने आके वहां हिट किया और फिर उससे ऊपर चली गई। तो मेरा तो सर जो कैपिटल था वो सेफ हो गया, लेकिन वो मैंने सर अपनी आइडियोलॉजी से किया, मुझे कोई वो कंफर्म आइडिया नहीं था कि ब्रेक इवन के क्या रूल्स हैं। ब्रेक इवन का रूल ये होता है कि अगर ट्रेड आपके 1/1 फेवर में चली गई है, 1/1, तो जी तब ब्रेक इवन किया जी। जाता, अदरवाइज ब्रेक इवन किया जाता। अच्छा सर, 1:1 तक मेरी ट्रेड चली गई तो ब्रेक इवन में अपना एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे रखूंगा, या उसको यस, 1.1 पे ले आऊंगा, और सॉरी उसको 1:1 पे? उसको उसको आपने जहां से ट्रेड लिया उसके 2-5 पिप ऊपर करके रख दोगे बस, अगर 1/1 फेवर में चली गई है तो। 5 पिप ऊपर मींस कि अगर वो रिवर्स आ जाती है तो मेरे 5 पिप का लॉस हो जाएगा? यस, हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने ट्रेड की और जी ट्रेड 1/1 जी आपके फेवर में जा चुकी है, आपने लगाए थे $50 रिस्क पर जी। और $50 आप प्रॉफिट में आ चुके हो। अब आप ट्रेड को उठाकर हम्म। ब्रेक इवन कर दोगे। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जहां से आपने ट्रेड ली थी उस ट्रेड से 5 पिप ऊपर करके अपना एसएल रख दोगे बस, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन की आइडियोलॉजी। मैं सर ये ऊपर वाली बात नहीं समझ रहा हूँ। ऊपर मीन अब एसएल की ट्रेड है, मैंने हम्म अपना एसएल उठा के मैं क्या करूंगा एंट्री पॉइंट से, मतलब जो मेरी प्रॉफिट में ये जा देखो रही है ट्रेड उधर। जी ये देखो आपने ये आपने समझो बाई की ट्रेड ली, यहाँ से आपका एसएल जी पड़ा हुआ था, ये आपका प्राइस जी आपके फेवर में 1/1 जा चुकी है। अब इस जी एसएल को उठाकर इस यहाँ पे रख दोगे बस, ठीक है, इसका जी ये है सर, रूल इसका, ग्रेट हो गया। ठीक है, ये इसका रूल है। अच्छा, 5-10 पिप्स हम रखेंगे सर उसको? बस, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम जी दाऊद, वालेकुम अस्सलाम। सर। एक चीज जो मैं काफी मैंने नोटिस किया है, जब हम डेली के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं सर, तो वो लोअर टाइम में सर देखा जाए तो सर वो कंसोलिडेशन फेज में बनती है, तो सर ट्रेड लेना चाहिए नहीं? और एक सर जब आप वो डेली के चार्ट जब आप ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो सर H1 में जब आप या M15 में या M30 पे जब आप ट्रेड लेते हैं, वहां पे हालांकि नजर आ रही होती है नो डिमांड या या एब्जॉर्प्शन, तो उन जगहों पे सर ट्रेड करना चाहिए या नहीं? अच्छा जी, ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि अगर रेजिस्टेंस लेवल पर आने वाली जो
वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी है, अगर वो ब्रेक ना हो तो तब ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यही था। जी सर। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस लेवल पर वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म होती है और वो एक्टिविटी परफॉर्म सपोर्ट करती है H4 और H1 को, और उसके बाद हम लोग H1 का लो वॉल्यूम पुल बैक देकर हम उसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे ट्रेड कर सकते हैं लो वॉल्यूम पुल बैक के साथ। सेकेंडली, नंबर 2 के हम लोग उसको ये देखेंगे कि अगर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आने वाले साइन ऑफ वीकनेस एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अगर विदाउट एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन बार के बाद, विदाउट एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन बार के बगैर आते हैं तो हम उससे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। तो सर वो जब आप डेली में जब सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विड्रॉ करते हैं सर H1 में या जी H4 में या M30 पे, वहां पे सर आपको जी जी साइन मिल रहा है नो डिमांड का या ट्रस्ट का, तो वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि डेली के चार्ट में वो कंसोलिडेशन फेज होती है जब आप उसको हाँ ड्रॉ जी करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी, बिल्कुल नहीं ले सकते। उसकी रीजन ये है दाऊद कि हमने अपना जो रूल नंबर 1 है वो पूरा करना है। रूल नंबर 1 ये है कि कंसोलिडेशन या कोई ऐसा रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया ब्रेक हो देन ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वैसे ट्रेड नहीं लेंगे हम, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट पूरा करना बहुत जरूरी है। और सर ठीक बिल्कुल यही इशू आ रही है, क्योंकि जो यूएसडी सीएचएफ का आपके पास जो है ना काफी चार्ट आए थे, उसमें जो है ना सर जब मैंने डेली का जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विड्रॉ किया सर, तो उसमें मेरे ख्याल में सर वो काफी कोई 10-15 दिनों से जो है ना वो उसी जगह को जो है ना हिट कर रहे हैं जी जी रेजिस्टेंस लेवल को, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन जी वहां जी पे अभी भी जो है सर आपने उसको पास किए है, तो वो तो हम्म। सर काफी जो है ना वो जो है ना वो कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं कि फेज में, तो मतलब है कि हाँ सर वो चार्ट ट्रेड करना फिर फजूल है, क्योंकि बार बार जो है ना वो तकरीबन 1 महीने से एक ही रेजिस्टेंस पॉइंट को जो है ना टच कर रहे हैं, जी, ब्रेक मैं नहीं इसमें कर रहा है। आपको जी मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट बताता हूँ। अब ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डेली का लेवल है ये, ठीक है, ये डेली का लेवल है, ठीक है। डेली के लेवल पर प्राइस आती है और यहाँ पर आकर इंट्राडे में यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है इंट्राडे में। तो हम H1 में खड़े हुए सही है। हैं और H1 में हमें नजर आ रहा है कि ये लेवल है डेली का, ये लेवल है डेली का, लेकिन मार्केट ने H1 H4 में आकर H1 में आकर ये क्लियरली कंसोलिडेशन कर दी है। हम यहाँ पर लगने वाला एब्जॉर्प्शन को काउंट करेंगे इंट्राडे में, ठीक है। हालांकि ये एब्जॉर्प्शन डेली का एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन H4 और H1 को सपोर्टेड कर रहा है, सही है। हमने हमने डेली के लेवल्स को सपोर्ट प्रोवाइड की और वहां पर मार्केट ने कंसोलिडेशन प्रोवाइड करके हमने वहां से एब्जॉर्प्शन निकाली। तो ये थी सीएचएफ की ट्रेड। सीएचएफ के बॉटम पर प्राइस ने आकर कंसोलिडेशन स्टार्ट की, उसके बाद एब्जॉर्प्शन लगा, फिर हमने ट्रेड ली, क्योंकि ये फर्स्ट रोल डेली के लेवल के ऊपर सपोर्ट कर चुका था। लो वॉल्यूम पुल बैक आया, नो सप्लाई बार आई, उसके बाद ट्रेड की गई है वो उसको, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी उसी रूल के साथ बताई थी जो मैंने आपको बताया था कि अगर डेली के लेवल्स के दरमियान बनने वाली कोई कंसोलिडेशन अगर किसी साइड पर ब्रेक होती है विद लो वॉल्यूम के साथ, आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ये मैंने बताई थी ये वाली, अच्छा ठीक है। सर तो ये जो जी सर जब जब कोई भी वाइट स्प्रेड डाउन बार या एब्जॉर्प्शन लगती है, तो सर जब तक वो पुल बैक नहीं करेंगे तो सर हम तब तक इंटर नहीं होना है सर। लेकिन मैंने काफी लोगों को गए जिनके चार्ट में गए वो पुल बैक जो है ना किया नहीं होता है, लेकिन फिर भी ट्रेड में इंटर हो जाते हैं सर। थोड़ा सा वेट करना ही पैशनेट का काम है। आप देखेंगे मैंने इस क्लास और के सर अंदर हर उस ट्रेड को सपोर्ट किया है जिस ट्रेड का रूल नंबर 1 पूरा है,
रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3 एंट्री सिग्नल पड़ा, मैंने इस ट्रेड को सपोर्टेड किया है। अगर रोल नंबर 1 पूरा नहीं है तो मैंने ट्रेड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अगर रोल नंबर 1 पूरा, रोल नंबर 2 पूरा नहीं है, तब भी मैंने ट्रेड को सपोर्ट नहीं किया। अगर रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 पूरा है लेकिन एंट्री सिग्नल कंप्लीट नहीं, तब भी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया उस ट्रेड को, कि यह ट्रेड कंसीडरेबल नहीं है। तो हमने रूल्स पूरे करने हैं ट्रेड्स के, उसके बाद हम देखेंगे यस अब इसको क्या हुआ। ठीक है, तो सर ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार और जो एब्जॉर्प्शन है जब ये लगती है सर, और पुल बैक तो सर काफी दफा जो है ना पुल बैक उनको वहां तक कंसीडर करते हैं जहाँ से वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, मतलब जहाँ से प्राइस कम से कम वहां तक आपने कहा था कि यहाँ तक जो है ना पुल बैक करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स वो जो है ना वो हाफ या हाफ से भी कम जो है ना पुल बैक करती है, वहां पे लो वॉल्यूम या अपट्रस्ट या नो डिमांड जो है ना शो हो जाती है। तो सर क्या हम इस जगह पे एंट्री लेंगे कि क्या ना कि पुल बैक जो है ना पूरा नहीं मारा होता, क्योंकि जहाँ से प्राइस मार्केट नीचे आई है पुल बैक उसको वहां करनी चाहिए। अगर देखा जाए एसओपीज के तहत तो पुल बैक जो है ना मैक्सिमम उसको वहां जहाँ से प्राइस नीचे आई उसको वहां तक करनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स ये काफी दफा नहीं होता, बहुत ही कम जगहों पे जो है ना सर ये। उसकी रीजन क्या होती है मैं बताता हूँ। समटाइम मार्केट कंसोलिडेशन करती है और आपने इसको देख रहे होते हो, आप इस सपोर्ट को भूल जाते हो, आप इसको देख रहे होते हो, इस कंसोलिडेशन को, ये वाली जो होती है। ठीक है, कभी कभार मार्केट का ना यहाँ पे सपोर्ट एरिया पड़ा होता है जिसको मार्केट एकदम से ब्रेक चुकी होती है। वो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से आती है, इस सपोर्ट को रीटेस्ट करती है, यहाँ पर साइन ऑफ वीकनेस देके यहाँ चली जाती है। आप कह रहे थे यार यहाँ तक क्यों नहीं आई, हालांकि ये भी तो उसने लेवल साथ ही ब्रेक किया है, तो आपने इसको भी सपोर्ट। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं कि ये एक सपोर्ट बनी, मार्केट ने यहाँ जाके कंसोलिडेशन की, मार्केट ने ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई, मार्केट ने ऐसे पुल बैक किया, ऐसे नीचे चलेगी, वो कहते हैं हमारा एंट्री सिग्नल। हालांकि वो इसको भूल जाते हैं कि यार ये भी तो सपोर्ट एरिया उसने किया है, तो मार्केट ये भी तो उसको टेस्ट करके जा सकती है। तो अगर इसको भी मार कर लो कि इसको मार कर लो तो आपको एविडेंस यहाँ से मिलेगा या यहाँ से, दोनों में से किसी एक जगह एविडेंस मिलना जरूर है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि सर यही चीज मैं देख रहा था, क्योंकि काफी जब एसओपीज के तहत अगर आप ट्रेड कर रहे हैं सर, ट्रेड मिलना जो है ना इतना इजी नहीं है। वीकली में भी जो है ना पूरे वीक में भी आपको ट्रेड नहीं मिलेंगी आपको, अगर देखा जाए सबके साथ। और यही वजह है कि सर मुझे पूरे वीक में कहीं से भी जो है ना अच्छी ट्रेड नहीं मिली जिससे मैं पूरा कर सकूं कि यार यहाँ से ट्रेड ले लें, ये मुझे परफेक्ट पड़ेगा। डेली के रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो कंसोलिडेशन होती है H1 और H4 में, अगर देखते हैं ना तो काफी बीच में गैप आ जाती है, तो वहां से साफ नजर आ रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज है H1 और H4 में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो है ना चार्ट भी नहीं लिया है। और सर एक और चीज है सर, आपने कहा था जब क्या कहते हैं, कौन सा है सर, हाँ सर आपने कहा था जब एग्जॉर्प्शन और वाइड स्प्रेड लगती है सर, उसका वॉल्यूम जो है ना आप पिछली बार को देख रहे होते हैं जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अगर वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड से ऊपर या नीचे होगी सर, ये चीज मुझे समझ नहीं है सर, ये मुझे जरा डिफाइन करेंगे वॉल्यूम का पिछली बार की वॉल्यूम। मैं समझ, मैं बस ये स्टूडेंट के चार्ट चेक कर लूं। मेरा एक स्टूडेंट है कामरान और उनके चार्ट साइंस, तो मैं तो चेक पर मैं बता दूं। ठीक है, अच्छा लेवल आपने बिल्कुल ठीक ड्रॉ किए हैं। उसके बाद H4 का चार्ट है, H4 के चार्ट पर आप देखो कि ये एब्जॉर्प्शन लगा कामरान, लेकिन अब का वॉल्यूम ज्यादा आ गया। द रीजन इज कंसोलिडेशन। ठीक है, इसलिए सप्लाई यहां से हिट हो गई। अब H1 में आते हैं तो H1 में H1 कहाँ है, अब ये देखो देखो एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम से बिल्कुल बराबर वॉल्यूम हो गया। हम इस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे, ये ट्रेड बिल्कुल फ्रीज हो गई, खत्म। सेल ट्रेड सेटअप खत्म हो, सॉरी बाई की ट्रेड सेटअप खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पर अब डेली का चार्ट कौन सा है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये H1 का चार्ट है, ये भी H1 का चार्ट है, ये H4 का चार्ट है। कामरान डेली का चार्ट कहाँ पे आपका?
सॉरी सर, शायद वो अ, मिस हो गया, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये ट्रेड काफी सारे स्टूडेंट ने की थी, मैंने इसको एक्सप्लेन भी बहुत डिटेल में कर दिया है। जी सर, मुझे समझ आ गई थी कि ये ट्रेड एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज पे बहुत खुश हूँ। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि आप सब लोगों ने काम किया है। बिलीव करो कि सीरियस पर्सनैलिटीज की ये खासियत होती है कि वो काम करके लेके आते हैं। यार गलत लेके आओ, किया तो है ना काम, मैंने काम किया है, ठीक है। आपने जो गलतियां किससे होती हैं? गलतियां हमेशा होती हैं काम करने वालों से। जिन्होंने काम करना ही नहीं उनसे गलतियां क्या होनी है, ठीक है। लेकिन गलतियां अगर रिपीटेड की जा रही हैं तो वो आपकी लत या आपकी आदत बन चुकी है। गलतियों से सीखने वाला एक समझदार इंसान होता है, ठीक है, चीजों को लेके चलने वाला। H4 में वाइड्स पे डाउन बार का वॉल्यूम लगा है, एब्जॉर्प्शन सॉरी शेकआउट वॉल्यूम ज्यादा आ गया। रीजन इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यहां से उसे डिमांड हिट हो गई है, इसलिए हम लोग इस सेटअप को क्या करेंगे? फेल कर देंगे। द रीजन इज वॉल्यूम ज्यादा आ गया, ठीक है। लेकिन ट्रेड को देखो, इस वॉल्यूम को मैं इग्नोर करूँ ना तो ट्रेड बिल्कुल सही है, एंट्री सिग्नल आपकी हर चीज बिल्कुल पूरी है। बट इस वॉल्यूम को देखते हुए हम इस ट्रेड को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम उसका सपोर्ट कर रहा है उसको जाके। अच्छा जी, यूएस जेपीवाई का बात करें, कामरान आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपको एक मैसेज छोड़ूंगा, ठीक है, कामरान और शकील। अच्छा जी, उसके बाद डेली को चेक करें तो लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं। H4 में एक्टिविटी क्या हुई है? एब्जॉर्प्शन बाई है। H1 में क्या देखा गया है? एक एंट्री सिग्नल नहीं है क्योंकि ना तो ये नो सप्लाई बार है ना ही कुछ और है, ठीक है। तो हम इसे एंट्री सिग्नल कंसिडर नहीं करेंगे। अभी ये लेवल ब्रेक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन आइडियल आ चुका है, बट अभी आइडियल एब्जॉर्प्शन लगा, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, आइडियल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, आइडियल एब्जॉर्प्शन है। तो बस इसको एंट्री सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड करना था, उसके बाद हमने ट्रेड करनी थी। सो एंट्री सिग्नल देखते हैं कि आपने क्या देखा है उसके अंदर। एंट्री सिग्नल अभी आया ही नहीं था, ठीक है। कामरान, आपकी ट्रेड जो है वो प्रीवियस बेहतर थी, इस दफा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो कमिंग वीक में मेरे पास आपने 3 से 4 ट्रेड्स आइडियल करके लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, किसी ठीक और है का सर। कोई सवाल है? एनीवन? एनीवन, किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरा सवाल सर वो जी वालेकुम का सलाम जवाब जी। देना था सर। जी, हाँ हाँ मैं देता हूँ, सॉरी आरफा, आरफा मुझसे 2 मिनट दे दो जी। दाऊद अब सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो सर मैंने सवाल किया था सर, वो मैंने किताब पे देखा था, आपने कहा था मैं जवाब देता हूँ, चार्ट आ गए बीच में फिर सर। सवाल आप रिपीट करिएगा, क्या सवाल था आपका? सर वो सवाल ये था कि सर जब हम डेली के जब वो तो आपने जवाब दे दिया कि उस तरह से ना वो सही है, लेकिन वो सर कॉपी ले गया सर मैं सर सवाल भी मैं भूल गया, लेकिन मैं सवाल किया था सर, हाँ, आप जो है ना दूसरी आप लोग जो, तक मैं देख लेता हूँ। हाँ आप जब भी सवाल आए ना तो लिख लिया करें जी। आरफा आप बताएं, आरफा, जी मोहम्मद आरफा आप बताएं। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी लास्ट वीक में गोल्ड ने बहुत वॉलेटाइल मूव दिया है 2-3 बार, बट उसमें कोई हमें एंट्री सिग्नल मिला नहीं गोल्ड के लिहाज से। अगर हम M30 में देखें या H1 में देखें तो एकदम से ऊपर चले जाता था और एकदम से नीचे आ जाता था। सर वो न्यूज पे ट्रेडिंग हो रही थी या कुछ और केसेस थे उसमें गोल्ड पे? जी बिल्कुल, असल में इस टाइम ग्लोबल मार्केट के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अनसर्टेनिटी के ऊपर, और खासतौर पर डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है। तो लास्ट वीक में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी परफॉर्म की, कुछ न्यूज़ आने वाली थी वैक्सीन वगैरह को लेकर, तो इसलिए गोल्ड में आपको कोई खास मूव दिखाई नहीं दी गई लास्ट 2 वीक से। तो डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, डॉलर की वीक होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं, और आई थिंक के लॉन्गर टर्म उसे वीक देखेंगे, मे बी कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ तक।
ठीक है। सो इसलिए आपको कंसोलिडेशन ज्यादा दिखाई दी गई है गोल्ड में। ठीक है, कि मैं मोस्टली टारगेट यूएसडी वाले पेयर्स को कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई पेयर्स नहीं कर रहा। बाकी जैसे लंदन सेशन में या अमेरिकन सेशन में मैं ट्रेडिंग देख रहा हूँ। तो लास्ट वीक में मुझे एज सच कोई आइडियल ट्रेड नहीं मिली, तो मैंने फिर ट्रेडिंग की नहीं, उसमें कोई एंट्री ली नहीं, तो फिर मैंने चार्ट्स भी सेंड नहीं किए, क्योंकि कोई एज सच कोई आइडियल ट्रेड मुझे मिली नहीं कि जिसमें आपका कोई प्रॉपर ब्रेकआउट हो और उसमें प्रॉपर लो वॉल्यूम पुल बैक आया हो। तो ना आपको कल सुबह इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा कि आपको किन किन पेयर्स में ट्रेड करना है। ठीक है, सब ने कमिंग वीक्स में, तो आपको उन पेयर्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आएंगी ट्रेड करने की। ठीक है, जिससे आपको ठीक प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। ठीक है जी। सो आई होप सर, दैट हम कि बताएं। जेपीवाई या सीएचएफ वगैरह के पैर में ट्रेड कर सकते हैं? जैसे हमारे हमारे इधर तो मतलब उनका तो टाइम खत्म होता है, हमारे तो 3 बजे रात में शुरू होता है, सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक चलता है उनका टाइम, टोक्यो और जो बेसिकली एशियन सेशंस है, तो उसमें तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम्म, हम दिन के टाइम पे इन पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर जैसे हम यूएसडी जेपीवाई ले लें, इन या फिर हम्म, कोई यूरो जेपीवाई वगैरह ले लें, तो इनमें ट्रेड कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, असल में मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट समझ लोगे, मेरे पास चाहे किसी भी पेयर हो, किसी भी पेयर, लेकिन पेयर उस कंट्री का हो जो एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे बहुत ज्यादा वोलेटाइल जो करेंसीज है, आप उनके ऊपर काम करोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आप उनके ऊपर बिल्कुल CHF JPY यूरो के ऊपर काम कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो आप। ठीक है, सर तो मतलब यूरो जेपीवाई, जैसे अगर हम दोपहर का टाइम है यहाँ पे, हम लंदन सेशन में ओपन करते हैं ट्रेडिंग अपनी, तो जो जेपीवाई वाले पेयर में इतनी मतलब मूव नहीं होगी, क्योंकि स्मार्ट मनी होगी नहीं, उनका टाइम सेशन तो खत्म हो चुका होगा। तो खाली यूरो के हम्म, बेसिस पे हम पेयर पे ट्रेड ले सकते हैं यस, अगर हमें। यस, यस, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चले, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टाइम काफी हो चुका है इंशाल्लाह। जी दाऊद, आप बताएं, आ गया क्वेश्चन याद आपको? जी जी सर। अच्छा दूसरा सर ये था कि सर आपने वॉल्यूम का जिक्र किया ना, जो वाइड स्प्रेड और एब्जॉर्प्शन पे लगती है। आप जी, कहते हैं कि पिछली वॉल्यूम को देखेंगे, अगर वाइड स्प्रेड अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर रही है तो हम उसको फेल कर देते हैं। सर आपने उसका कुछ टेक्निक बताई थी, वो जरा सर चार्ट पे मैं डिफाइन करें। हाँ, जो मैं बता रहा वॉल्यूम है, था। जी जी, जो वॉल्यूम है, वही सर, मैं आपको बता देता वॉल्यूम हूँ। वॉल्यूम। हाँ, मैंने बताया ये था कि एब्जॉर्प्शन बार लगी, उसका वॉल्यूम मिनिमम हाई बैंड के ऊपर आना जरूरी है। हाई बैंड, मिनिमम हाई बैंड को टच करना जरूरी है। हाई बैंड से कम होगा तो कंसिडरेबल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद लो वॉल्यूम पुल बैक आए और प्राइजेस इस एब्जॉर्प्शन के वॉल्यूम से कम आनी चाहिए, वॉल्यूम कम आना चाहिए। अगर वॉल्यूम इसके बराबर भी कोई वॉल्यूम आ गया है या इससे ज्यादा चला गया है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि अब ये बाय का सेटअप फेल हो गया है। अब ये मे बी कि हमें ट्रैप किया जाए। ठीक है, मे बी मार्केट एकदम से ही अगेंस्ट सेल में चली जाए। ठीक है, हमने इस वॉल्यूम को ज़हन में रखना है कि वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम आया, उसके बाद वॉल्यूम ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ताकि हमारा सेटअप वैलिड से वैलिड हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखना होता है। ठीक है, चल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।